दरअसल म्यांमार में मुसलसल जारी कत्लो गारत के बाद अब आंग सान सू ची का बयान सामने आया है। दुनिया से मदद की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि रोहिंग्या का मसला मिलकर हल करें, लेकिन कई सवालों ने सू ची की तकरीर से भी जवाब मांगे हैं। इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। लाशों से पटे रखाइन को देखकर पत्थर पिघल गए आंसू, रो पड़े दरिया, मींच ली सूरज ने आंखें कि नहीं देखना म्यांमार का ऐसा मंजर जिसकी चौहद्दी खून से सनी हो, क्योंकि जमीनों आसमान ने भी इससे पहले न कभी इतना जुल्म देखा न इतना खून। लेकिन अफसोस अमन की देवी खामोश रहीं, इतना कि लफ्ज इंतजार में थे कि मैडम बोलेंगी। पिघलेगा उनका भी दिल मासूम लाशों को देखकर। पूरे 25 दिन बाद जब मैडम के ज़मीर ने झकझोरा, जली लाशों के धुएं से बेचैन सांसों ने जगाया, मरते हुए मासूमों की चीखों ने जब उड़ा दी रातों की नींद, जली हुई लाशों की लपटों ने गर्म कर दिए एसी के कमरे, ललकारा अमन के एजाज ने कि उठो तुम्हारा मुल्क अब मक्तल बनता जा रहा है, तो नींद से जागी म्यांमार की सबसे बड़ी लीडर आंग सान सू ची। खामोशी तोड़ी और दुनिया के सामने रोहिंग्या के कत्लेआम की मजम्मत की। किसी गणित के सवाल सी मुश्किल तो किसी शेर की पेचीदा दलील सी तकरीर कई कहानियों के किरदार को सुना रही थी। लेकिन इसी को शायद सियासत कहते हैं। जख्म दे के जख्मों पर मरहम लगाने का रिवाज भी सियासत के घराने में चलता है। म्यांमार के स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची ने कहा कि रोहिंग्या मुल्क में दहशतगर्दाना हमलों में शामिल हैं और रोहिंग्या ग्रुपों ने ही म्यांमार में हमले कराए हैं। साथ ही सूची ने कहा कि वो नकले मकानी करने वाले लोगों से बात करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि म्यांमार में सामाजी हालात काफी मुश्किल हैं और जल्द ही इसका हल निकाल लिया जाएगा। लंबी तकरीर के दौरान आंग सान सू ची ने आलमी दुनिया के दूसरे मुल्कों से मदद की अपील करते हुए कहा कि मेरे साथ मिलकर इसका हल निकालने में मदद करें। इसके अलावा सूची ने दो टूक कहा कि वो अलमी सतह पर होने वाली मजम्मत से कतई डरने वाली नहीं है। सूची ने कहा कि रखाइन स्टेट में अमन कायम करने के लिए हम हर मुमकिन कदम उठाएंगे, लेकिन दहशतगर्दाना सरगर्मियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। On the 25th of August, 30 police outposts as well as the regimental headquarters in Damlanza village were attacked by armed groups. Consequent to these attacks, the government declared the Arakan Rohingya Salvation Army and its supporters responsible for acts of terrorism as a terrorist group in accordance with the Counter-Terrorism Law Section 5, Section 6, Subsection 5. There has been much concern around the world with regard to the situation in Rakhine. It is not the intention of the Myanmar government to apportion blame or to abrogate responsibility. We condemn all human rights violations and unlawful violence. किसी मंझे हुए खिलाड़ी की मानिंद आंग सान सू ची अपनी तकरीर को दुनिया के सामने रख रही थी। एक तराशे हुए लीडर की तरह आंग सान सू ची की तकरीर के एक एक लफ्ज पर कड़ी मेहनत दिख रही थी। लेकिन सवालों के दांव-पेंच से सू ची की तकरीर भी बच न सकी। खून से सना रखाइन पूछता है कि आखिर सू ची ने कत्लेआम को क्यों नहीं रोका? क्यों देखती रही सू ची तलवार पर लटकी मासूम गर्दनें? कैसे लेती रही सू ची जली लाशों के गुबार में सांसें? कैसे खोलती रही मासूम लाशों को देखकर आंखें? आखिर क्यों सू ची ने नहीं की अमन कायम करने की अपील? क्यों रखाइन में मारी जा रही इंसानियत को रोकने के लिए नहीं उठाए सख्त कदम? क्यों नहीं सुनी जलती हुई लाशों की पुकार? क्यों नहीं सुनी मरते हुए मासूम बच्चों की गुहार? आप हाकिम वक्त हैं, आपको नजर रखनी थी, सुननी थी कराहती तड़पती बिलखती चीखों को।
निकलना था ऐसी कमरों से, उठाने चाहिए थे जालिमों के खिलाफ सख्त कदम, क्योंकि दुनिया ने दिया है आपको अमन का खिताब। इससे पहले कि उठ जाए अमन का आपसे भरोसा, रूठ जाए दिलों के दिलासे, हो जाएं लोग इंसानी खून के प्यासे, आपको चलानी होगी अमन की फिजाएं, क्योंकि आपको अवाम ने बनाया है अपना रहबर, आपके भरोसे ही है हिफाजत, क्योंकि आप हाकिम वक्त हैं। सुनती हैं क्या? मुजम्मिल अयूब, जी मीडिया। रोहिंग्याओं को लेकर के कई तरह के मामले अब तक चल रहे हैं। अगर हम देखें तो मुल्क में भी इसको लेकर के लगातार सियासत का दौर जारी है। तो इन सब के बीच आलमी सतह पर भी इसको लेकर के तमाम मुल्क जो इससे जुड़े हुए हैं, इससे वाबस्ता हैं, वो अपने अपने बयानात जो हैं वो जाहिर कर रहे हैं और अपने अपने ख्यालात जाहिर कर रहे हैं। लेकिन असल में जमीन पर रोहिंग्या मुसलमानों की रहनुमाई या फिर उनकी सरपरस्ती के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए, ये एक बड़ा सवाल है। मुस्लिम ममालिक की जो जिम्मेदारी है उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि क्या मुस्लिम ममालिक भी बयानात से उठ करके सामने आकर के अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से हल कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आंग सान सू की का जो ये बयान सामने आया है उसके क्या मायने हैं? क्या रोहिंग्याओं के आने वाले वक्त में हालात सुधरेंगे? क्या वापस जो उनकी वापसी है म्यांमार में वो हो पाएगी? एक बार ठीक तरीके से अमन के साथ उनकी बहाली वापस म्यांमार में हो पाएगी? ऐसा क्या हो पाएगा, यह सवाल है। लेकिन इन सब के बीच में जो दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस होने की बात कही गई है आंग सान सू की के जरिए, वो भी अपने आप में बेहद अहम है। क्योंकि यहां पर अगर हम मुल्क की बात करें तो हिंदुस्तान में भी मरकजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा दायर करके यह कह चुकी है कि यह खदशा है, यह शक है कि रोहिंग्या मुसलमान दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस हो सकते हैं। और अब म्यांमार की सबसे बड़ी लीडर आंग सान सू की तरफ से भी इस तरह की बात कही गई है। तो क्या वाकई रोहिंग्या मुसलमान दहशतगर्दी से जुड़े हैं या फिर उनका इस्तेमाल बहुत आसानी से हो सकता है? ये तमाम सवालात हैं और तमाम पहलू हैं। इन पर हम तफसील से और हर पहलू पर बहुत तफसील के साथ बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है राजीव जेटली जी, तर्जुमान हैं बीजेपी के। इसके अलावा सुचि विश्वास जी हमारे साथ हैं, तर्जुमान कांग्रेस की। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब हैं हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, और डॉक्टर सैयद जफर महमूद साहब जो कि सदर हैं ज़कात फाउंडेशन के, और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के भी बहुत जमीन पर उन्होंने जमीनी सतह पर काम किया है और अभी भी लगातार काम कर रहे हैं। तो जफर महमूद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल। और मेजर जनरल मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। सहगल साहब, जरा ये बताइए कि एक तरफ जहां हिंदुस्तान में इस तरह की बात कही जा रही है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्विस हो सकते हैं या फिर ऐसा खतरा है कि उनका इस्तेमाल हो सकता है, अब म्यांमार की लीडर आंग सान सू की का जो ये बयान सामने आया है, क्या ये दोनों आपस में जुड़ते हैं? क्या म्यांमार में भी कुछ इस तरह के सरगर्मियों में वो मुलव्विस हैं कि उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाए? देखो, ये म्यांमार का जो मुद्दा उठा है जी, कहा जा रहा है कि 25 अगस्त को तकरीबन 30 जगह पर रोहिंग्याज ने सिक्योरिटी फोर्सेस को और बुद्धिस्ट के ऊपर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई उनकी फौज उनके खिलाफ कर रही है, जिससे ये तमाम प्रॉब्लम खड़ी हुई है। जहां तक हिंदुस्तान का तल्लुक है, हिंदुस्तान कहता है कि 2012 से हिंदुस्तान के अंदर रोहिंग्याज आ रहे हैं। लगभग 12-13-14 हजार जो हैं वो ड्यूली रजिस्टर्ड हैं और 40,000 के करीब जो हैं वो इलीगल एंट्रेंट्स हैं। 2012 से लेके अभी तक आपने हर प्रकार की उनको पनाह दी, किसी प्रकार के उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई। लेकिन पनाह देने के बावजूद होम मिनिस्ट्री कह रही है, जिनके पास हर प्रकार के सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि रोहिंग्याज हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर ISI ऑफ पाकिस्तान और ISIS के साथ जुड़ गए हैं और ऐसी गतिविधियां और ऐसे हादसों में या साजिशों में लगे हैं जो देश के लिए और देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है। उन्होंने कहा ये ऐसे इलाकों में सेटल हुए जहां ज्यादातर मुस्लिम हैं, उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया है क्योंकि ये आई वुडंट से कि अनपढ़ हैं, क्योंकि ये गरीब हैं, ये बड़ी आसानी से
विद इन दी कंट्री जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो आउटसाइड हैं, जो पाकिस्तान की एलईटी, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, वो इनको बड़ी आसानी से एक्सप्लॉइट कर रही हैं और कर सकती हैं। ठीक है। और लेकिन सर शॉर्ट में मैं ये भी जानना चाहूंगा, अगर हम मुल्क के हालात की बात करें तो क्या सिर्फ रोहिंग्यास को ही इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या जो दूसरे रिफ्यूजीज हैं वो गरीब नहीं है? क्या उनको इस तरीके से यूज या एक टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? हम सिर्फ रोहिंग्याओं पर ही क्यों उंगली उठाते हैं, या फिर क्या इन्हें मजहब की निगाह से देखा जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि इनको मजहब की निगाह से देखा जा रहा है। अगर आप देखो तो कौन कौन से हिंदुस्तान में बाकी ग्रुप से आए हैं जो सेटल हुए हैं, सबसे पहले टिबेटन्स हैं। हाँ। टिबेटन्स ने आज तक किसी भी कार्रवाई या किसी भी साजिश या किसी भी हादसे में वो इन्वॉल्व नहीं हुए। नहीं सर, अगर आप ये कहेंगे तो ये चीज तो रोहिंग्यास के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि अभी तक कोई सबूत तो नहीं आए। ये बात एक खदशा, एक खतरा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। बार बार यही बात अपोजिशन भी कह रहा है। इस नुक्ता नजर से मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखो, हिंदुस्तान एक बड़ा खुशकिस्मत देश है कि यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ परसेप्शन है। ऑपोजिशन का एक विचार है, एक व्यू पॉइंट है, सरकार का दूसरा व्यू पॉइंट है, कुछ और एक्सपर्ट्स है उनका तीसरा व्यू पॉइंट है जी। हर एक को आजादी है टू एक्सप्रेस द व्यू पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट इस मामले इसमें सच है या नहीं, मतलब सर कि कुछ रोहिंग्यास जो हैं क्या ऐसी सरगर्मियों में मुलविस हैं और उसके सबूत हैं क्या? जैसा आप तिब्बतन्स के बारे में कह रहे थे, क्या रोहिंग्यास के बारे में कुछ सबूत है? सरकार कहती है कि जो रोहिंग्यास के बारे में उनके पुख्ता सबूत है कि अच्छा, उनके पास इनपुट्स हैं कि हैदराबाद में, दिल्ली एनसीआर में, जम्मू में और श्रीनगर में वो ऐसे हादसों में इन्वॉल्व हुए हैं जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, और वो किसी भी हालत में इनको देश में नहीं रखना चाहते। वो कहते हैं इनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट। ये तो मुल्क के हालात हो गए, लेकिन जो आंग सान सूची का जो बयान आया सर, मैं उस पर शॉर्ट रिएक्शन चाहूंगा कि किस तरह से देखा जाए। अगर वो वहां पर भी दहशतगर्दी में मुलविस हैं तो फिर क्या उनकी वापसी की राह, जो एक तरह से उनको आइडेंटिफाई करने की बात और फिर वापस उनकी जांच करके वापस बसाने की बात कह रही है सूची, क्या ऐसा हो पाएगा या फिर आने वाले वक्त में फौरी तौर पर आप देख पा रहे हैं या फिर बहुत वक्त लगेगा? ये बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी में कन्वर्ट होने जा रहा है, क्योंकि रोहिंग्यास जो है किसी प्रकार से विश्वास नहीं करेंगे कि म्यांमार की फौज जो है उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगी और कि वो हर प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। जब आपका आपसी भरोसा, आपसी प्यार, आपसे विश्वास खत्म हो गया है, आप देखो क्या हिंदुस्तान में पंडित ससानी से वापस कश्मीर में जाना चाहते हैं? सबसे बड़ी ऑपोजिशन पंडित से खुद की है। उनको विश्वास नहीं है कि उनकी सुरक्षा जो है गारंटी की जा सकती है। उनको विश्वास नहीं है अपने उन भाइयों के साथ जिनके साथ वो समाज में रहते थे। तो क्या रोहिंग्या तमाम तरह की मिसालें आने के बावजूद भी वो पूरी तरह से मुतमईन नहीं हो पाते? ठीक है सर, लेकिन सैयद जफर महमूद साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और इनपुट्स जो हैं वो सिक्योरिटी एजेंसीज जाहिर कर रही हैं, हलफनामा भी जो है दायर किया जा चुका है। इन सब के बीच आप तो उनसे सीधे जुड़े हुए हैं और आपने तो बाकायदा कई रोहिंग्यास को एक तरह से पनाह दे रखी है, उनको बसा रखा है, उनके साथ जमीनी सतह पर जुड़े हुए हैं। क्या आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि इस तरह की किसी भी सरगर्मी में वो मुलविस हो सकते हैं? और म्यांमार की लीडर आंग सान सूची का जो ये बयान सामने आया है, उसको आप रोहिंग्याओं की रहनुमाई या फिर उनकी बेहतरी के लिए किस तरह से देखते हैं? क्या बेहतरी वाला ही बयान है? साहब, मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि जैसा कि अभी दूसरे स्पीकर साहब ने फरमाया, सहगल साहब ने, कि उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी में कन्वर्ट होने जा रहा है जी। तो जा रहा कहाँ है? वो तो ह्यूमन ट्रेजेडी है। ये तो यूनाइटेड नेशंस सर्टिफिकेट दे चुकी कि इससे ज्यादा बुरा बर्ताव, इससे ज्यादा इनसे ज्यादा सताए कोई दूसरी कौम है ही नहीं दुनिया में। पूरी दुनिया के लिए वो कह रहे हैं। तो एक बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि रोहिंग्या जो वहाँ म्यांमार से बाहर पूरी दुनिया में इस वक्त हैं मौजूद, उनमें से 7.25 लाख बांग्लादेश में हैं, 3.5 लाख पाकिस्तान में हैं, 2 लाख सऊदी अरब में हैं और 1.5 लाख मलेशिया में हैं। तो जहाँ जहाँ रोहिंग्या जा कर के बसे हैं, तो क्या वहाँ भी इस तरह का कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की हुकूमत को बिल्कुल अपनी नेशनल सिक्योरिटी का पूरा ख्याल करना चाहिए और सबसे ऊपर वही चीज़ रहनी चाहिए। लेकिन उसके लिए जब कोई विचार बनाना हो तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि हिंदुस्तान में तो सहगल साहब खुद ही फरमा रहे हैं कि ऑफिशियल फिगर 14,000 की है और अनऑफिशियल फिगर 40,000 की है, लेकिन उसके मुकाबले में तो वहाँ 1 मिलियन और कहीं दूसरी जगहों पर है। तो क्या वहाँ पर भी ये सब है?
तो उसके लिए मेल जोल करके दूसरी हुकूमतों से मिल करके उनसे इंफॉर्मेशन लेकर के तो क्या बड़ा जरूरी हिंदुस्तान की जमीन पर भी और इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर भी, जैसा कि आज आंग सान सूची ने यह बयान दिया, क्या दहशतगर्दी से जोड़ करके किसी तरह से किसी तरह का फायदा हासिल करने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए, ऐसा एक बात यह कि आप, जैसे मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि 1982 में उनके नेशनैलिटी खत्म कर दी गई थी। तो उसके बाद से वो लोग वहां रह रहे हैं। पहली चीज हुई कि पूरी दुनिया मिलकर के ये कह रही है कि गलत काम हुआ, नेशनैलिटी खत्म नहीं करनी चाहिए, किसी को ऑल ऑफ ए सडन स्टेटलेस पर्सन बता दिया जाए, जबकि वो वहां सदियों से रहते चले आ रहे हैं। तो वो भी गलत हुआ। लेकिन उसके बाद से रहते चले आ रहे हैं, वो वहां के नेशनल ही हैं एक्चुअली, प्रैक्टिकली, लेकिन ये टेक्निकली नहीं है। टेक्निकली एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आगे कह दिया कि नेशनल नहीं, ठीक है। लेकिन ये कि उसके बाद से वहां क्या कोई दहशतगर्दी 1982 नहीं, आंग सान सूची आज कह रही हैं कि तमाम तरह की दहशतगर्दी सरगर्मी में मुलविस रहे हैं और उन्होंने हमला किया पुलिस एहलकारों पर, तब रिएक्शन एक तरह से एक्शन था, उसका रिएक्शन में उनके ऊपर जो भी कार्रवाई हुई है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या 1982 से लेकर के 2017 के बीच में भी यही सब होता रहा? क्या उसके ऊपर अचानक ये सब क्यों हो रहा है? ठीक है, उसको स्टडी करना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। वाकई देखिए, इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है, इसमें तो कोई दायरा है ही नहीं। लेकिन इंसानियत का जो इंटरेस्ट है वो भी ध्यान रखें। इंसानी हुकूक को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। ठीक है, हम सियासी तर्जुमान के पास भी पहुंचे, लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे पास सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनसे भी जरा हम रिएक्शन ले लेते हैं। अमलेंदु जी, मुल्क में जो हालात इस वक्त, जिस तरह की सियासत हो रही है या जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जो सरगर्मियां रोहिंग्या मुसलमानों या फिर इन पनाहगुज़ीनों को लेकर हो रही है, उसको आप अभी किस तरह से देखते हैं? और आंग सान सूची का जो ये बयान सामने आया, खामोशी टूटी, लेकिन कितनी फायदेमंद या फिर किस तरह से आप देखेंगे? क्या रोहिंग्या मुसलमानों के आने वाले वक्त में म्यांमार में वापसी मुमकिन है? इस बयान से आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि वापसी मुमकिन है, लेकिन जहां तक सवाल है रोहिंग्या मुसलमानों का, तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम लोग बात करते हैं रोहिंग्यास की, तो हमें उसमें मुसलमान नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू और मुसलमान दोनों हैं उसमें शरीक। और बुद्धिस्ट भी उसमें बहुत से शामिल हैं? नहीं, बुद्धिस्ट तो नहीं है, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, क्योंकि वो सब लोग चटगांव जो अब बांग्लादेश में चला गया, वहां से आज से 300 या 400 साल पहले वहां से माइग्रेट किए गए थे, और ब्रिटिश हुकूमत थी, उन्होंने ही उनको माइग्रेट किया था। तो इसलिए हम जब बात करते हैं तो ये रोहिंग्या मुसलमान कहना हमको बंद करना चाहिए, क्योंकि उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी की जिस तरीके से तो हम यही समझे कि अगर हलफनामा मरकजी हुकूमत दे रही है तो वो सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों के लिए नहीं दे रही है, बल्कि रोहिंग्या के लिए दे रही है। उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, 40,000 में भी हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। मतलब यानी कि हुकूमत भी मजहब के चश्मे से नहीं देख रही है, जैसा कि इल्जाम लग रहा है, अपोजिशन लगातार कह रही है। अब ये तो हुकूमत बताएगी वो देख रही है। आपकी नजर में क्या है सर? मैं आपका नहीं, मेरी नजर में तो ये है कि हुकूमत जो है वो जो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और खासतौर से मानवता का मुद्दा है, उसको वो गलत चश्मे से देख रही है। अच्छा। और इसको इस गलत चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि भारत की जो परंपरा रही है वो शरणार्थियों को शरण देने की रही है, और हमारी ये सदियों पुरानी परंपरा है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा ही नारा है, जिसपे ये सरकार भी बात करती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बाहर जाकर के वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं। तो जब वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ, अच्छा, ऐसा नहीं कि रोहिंग्याज ही हमारे यहाँ हैं, तमाम लोग हमारे यहाँ आए हैं शरणार्थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर रोहिंग्यास के ऊपर ये समस्या है, बकायदा अगर हम इस कानून में बकायदा अमेंडमेंट भी किया गया कि अगर बाहर से कोई भी हिंदू रिफ्यूजी आता है तो हम उसका एक तरह से खुले दिल से इस्तकबाल करेंगे। कुछ इस तरह के भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन आखिर रोहिंग्यास को लेकर के 20 साल बाद अचानक से सवाल ये कि वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा क्यों बन जाते हैं? ये सवाल है। 1971 में जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ, तब यहाँ लगभग 90 लाख बांग्ला शरणार्थी आए, उनमें 90% आबादी हिंदुओं की थी। तो क्या इस सरकार ने उनको नागरिकता दे दी, जबकि उनकी पुरानी मांग है? आप संशोधन कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं दी है। बल्कि जो उनका एक संगठन है निखिल भारत उत्सव समिति, उसके अध्यक्ष और महासचिव को वहां असम में गिरफ्तार किया गया। वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो असल में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं और खासतौर से जो मानवता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पे हमको धर्म के चश्मे से ना तो देखना चाहिए और ना अंदरूनी सियासत। लेकिन क्या ऐसा हो नहीं रहा है? मैं ये जानना चाहूंगा। बहुत डिक्लेरेशन भी है साहब, जो आप बात फरमा रहे हैं, जो पिछले साल का 2016 का न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है, जिसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था, जिसमें 193 सारे मुल्क इंक्लूडिंग अवर नेशन सब लोग शामिल थे। उसमें जो मेन पॉइंट्स थे, उसमें ये कहा था कि हम
प्रॉमिस करते हैं कि मजहब की बुनियाद के ऊपर ये नहीं तय करेंगे कि किस शरणार्थी के साथ क्या करना है। नहीं, लेकिन क्या ऐसा हो नहीं रहा है इस वक्त? नहीं, देखिए हम ये कह रहे हैं कि हमने अब तक जितने भी लोगों को यहाँ शरण दी भारत में, वो ठीक है सर, वो बात आ गई। ये बताइए अभी क्या हो रहा है? क्या मजहब के चश्मे से देखा जा रहा है या नहीं? आपका परसेप्शन क्या है? देखिए, मेरा परसेप्शन ये है कि सरकार भले ही मजहब के चश्मे से नहीं देख रही हो, लेकिन जो संदेश जा रहा है वो यही जा रहा है। ठीक है, ऐसा मैसेज जा रहा है जो ठीक नहीं है, कम से कम सरकार की नजर से। ठीक है, राजीव जेटली जी, ये जो तमाम बातें आप सुन रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? एक तरफ तो आपकी मरकजी हुकूमत और होम मिनिस्ट्री ये कहती है कि दहशतगर्दी सरगर्मियों में मुलविस होने के इनपुट्स हैं, और अब आंग सान सूची का भी बयान सामने आया, कहीं ना कहीं आपकी हिमायती करता है, आपको एक तरह से शायद सपोर्ट मिल गया हो, लेकिन जो मैसेज जा रहा है क्या वो सरकार के लिए ठीक है? ये दोनों बातें। देखिए, पहले एक बात को समझना होगा। आपने सूची जी का बात करी, आपने बात करी कि उनका भी एक संदेश आया, आप भी इसको मजहबी नजर से देख रहे हैं। तो पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो आज डिबेट हो रही है इसमें कहीं हल्की हल्की झलक नजर आ रही है मजहब की। अभी इंसानियत की झलक नजर नहीं आई, क्योंकि इंसानियत की जब हम बात करेंगे तो बहुत वाइडर पिक्चर होगी, बहुत दूर तक जाना पड़ेगा हमें उस बात को समझने के लिए। लेकिन बात यहां पर यह आ रही है कि एक देश बांग्लादेश, जिसने उनको विस्थापित किया, जो वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स गए, वहां पर रहने के बावजूद उनके विदेश राज्य मंत्री कहते हैं कि हमने यहां पर बसाया तो है, लेकिन हमें बहुत बड़ी चुनौती है, हमें बहुत बड़ा खतरा है। जो बसा रहे हैं उन्हें भी खतरा है, जहां से निकाले जा रहे हैं उन्हें भी खतरा है। और एक देश, भारत देश, जिसमें भारत के ही लोग बैठकर ये बात कर रहे हैं कि इंसानियत के ग्राउंड पर उन लोगों को एंट्री देनी चाहिए या उनको यहां पर विस्थापित किया जाना चाहिए जिन लोगों की इनपुट इंटेलिजेंस नेटवर्क द्वारा आतंकवादियों में लिप्त पाई जा रही है। ठीक है, अच्छी बात है। मैं बस इतना भी जानना चाह रहा था, एक छोटी सी बात जोड़ना चाह रहा था राजीव जेटली जी, कि 20 साल बाद अचानक से क्यों आखिर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया और खतरनाक हो गए ये रोहिंग्यास? उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही हैं। अभी आप अमलेंदु जी की बात सुने थे, हालांकि रोहिंग्या मुस्लिम्स की ही नाम बात कही जाती है हर बार ना। ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली। जब आपको सहूलत दी जाती है, जब आपके लिए फ्लेक्सिबल पॉलिसीज बनाई जाती है, तो रोहिंग्या मुसलमान की बात कर रहे हैं आप तो यहां देखिए किस किस को अपना रिश्तेदार बता दिया जाता है और किस किस को अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी द्वारा ये कहा जाता है उसकी फाइल में उसको टेररिस्ट से हटाकर कुछ और नाम दे दिया जाए। टेररिस्ट के ऊपर भी सरकारें ये कहती हैं कि ये एनकाउंटर फेक था। तो आप ये सोचिए, जहां पर ये पॉलिसी रहती हो तो एक बार संदेश तो जाता रहा होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी, रिलैक्सेशन जो मिली थी वो रिलैक्सेशन मिलनी अब बंद हो चुकी है। अब जब रिलैक्सेशन मिलनी बंद हुई है तो एक आवाज बुलंद हो रही है। आपने देखा होगा कितने वकीलों ने आज इनके पक्ष में कोर्ट में अपनी बात रखी। वो अलग बात है कि पार्टी स्तर पर नहीं आए, व्यक्तिगत स्तर पर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कपिल सिब्बल जी ने भी आज किया। इंपॉर्टेंट बात है कि आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं एक देश, एक कम्युनिटी जिसको पूरी तरह से हमारी इंटेलिजेंस सिस्टम कहती है कि आतंकवाद में लिप्त होगी और हो भी सकती है और भविष्य में भी आपके लिए खतरा बन सकती है। तो आप ये कहते हैं। राजीव जी, बहुत शॉर्ट में मैं इसका जवाब चाहता हूं। एक छोटा सा सवाल है, चलिए ठीक है, कुछ रोहिंग्यास के बारे में अगर इस तरह के इनपुट्स हैं भी, थोड़ी सी बात, ठीक है, बहुत शॉर्ट में नहीं, मैं आपसे शॉर्ट में एक बात और कहना चाहता हूं। जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो एक मस्ती खान साहब है, एक एक्टिविस्ट हैं, बलूच एक्टिविस्ट, वो बार बार कहते हैं भाई हम 500 लोग मारे जाते हैं हर महीने में। और जब वो 500 लोग मारे जाते हैं तो इंसानियत कहां चली जाती है? जब कश्मीर पंडित यहां पर आते हैं तो आपकी इंसानियत कहां चली जाती है? जब आप अपने देश के लोगों से प्यार नहीं करते हैं और दूसरे ऐसे लोग जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा किया। मेरा कुछ और भी सवाल था, लेकिन मैं उस सवाल के साथ आपके पास दोबारा आऊंगा। कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। लेकिन सुचित विश्वास जी, देखिए इस तरीके से अपोजिशन पर ही कई सवाल उठ जाते हैं। क्या मजहब के चश्मे को कहीं ना कहीं इसमें पुट करने की कोशिश हो रही है? रोहिंग्यास को रोहिंग्यास ना करके रोहिंग्या मुस्लिम्स का जो है एक टैग देने की कोशिश हो रही है, या फिर आप अभी अपनी स्टैंड पर हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है मजहबी चश्मे से देख रही है और मजहबी कहीं ना कहीं एंगल की वजह से ही उन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है? इनपुट्स पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही एक संवेदनशील विषय है और इस पर कोई भी बयान द्वेष से प्रेरित होकर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, यदि बात नेशनल सिक्योरिटी की आती है तो वो वहां पर आकर सभी भारतीय हैं।
तो कोई भी बयान मजहबी आधार पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, मानवता को भी आधार बनाते हुए कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। और जैसा कि मेरे प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता भाई ने कहा कि मजहब के चश्मे से देखा जा रहा है या इंसानियत पे बात की जाए तो ये बहुत वाइड स्प्रेड होगा। तो हमारे देश के वर्तमान हालात क्या हैं? वोट बैंक पॉलिटिक्स, जिस तरह ये पोलराइजेशन ऑफ वोट्स किया गया है, चाहे वो आप काऊ लें, बीफ लें, ठीक है, लेकिन सुची विश्वास जी, हम इसको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं ना, थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं। एक तरफ मरकजी हुकूमत भी ये खदशा जाहिर कर रही है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल हो सकते हैं, तो वैसी ही बातें तो आंग सान सूची भी कह रही है। वो कह रही है कि ऐसे इनपुट्स उनके पास भी हैं कि वो दहशतगर्द सरगर्मियों में शामिल हैं, उन्होंने हमला किया पुलिस एहलकारों पर, उसके रिएक्शन में ये सब कुछ उनके ऊपर कार्रवाई हुई। देखिए, अगर सरकार के पास इस प्रकार की जानकारियां हैं तो मैंने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। उस स्तर पर आकर हम पक्ष या विपक्ष या सत्ता पक्ष नहीं है, तो हमारे लिए देश सर्वोपरि है। चलिए, आपके लिए देश सर्वोपरि है, लेकिन तमाम तरह के और सवालात हैं कि सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्यास पर ही क्यों? अगर 40,000 रोहिंग्यास हैं या फिर कम्युनिटी है ये पूरी, क्या कम्युनिटी का हर मेंबर इस तरह की सरगर्मी मुलव्विस है, या फिर अगर कुछ मेंबर्स हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं फाइंड आउट करके उन्हें बाहर डिपोर्ट किया जा सकता है? क्या ये भी रास्ता है? ये तमाम सवालात हैं और पहलू हैं, इन पर हम मजीद बातचीत करेंगे वक्त एक छोटे से वक्फे का, ब्रेक के बाद। कपड़ा है, ना पैरों में जूते हैं, ना सर पर छत है, क्या वो हवाला कारोबार में शामिल होंगे? सवाल यह उठता है कि क्या हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन इनमें से मुलव्विस हैं? अगर मुल्क में हमारे 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी है तो कुछ ही लोग तो इस तरह के नापाक हरकतों में शामिल होते हैं, वो आइडेंटिफाई भी होते हैं। ये तो महज 40,000 हैं, इनमें तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना। देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात है कि हम एक शब्द बार बार साथ में जोड़ रहे हैं कि वो भारत के निवासी नहीं है, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। और जब वो इलीगल इमिग्रेंट्स जिनकी इनपुट इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं, जिस इनपुट को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आगे सबमिट भी करना है, अब हम चर्चा किस बात पर कर रहे हैं? अब चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि जो आपके लिए मुसीबत नहीं है, उस मुसीबत को पहले लीजिए, उसके बाद अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधन उसमें ढूंढने के लिए लगाइए। है ना सर, अब लेने वाली बात क्या है? 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, कितने लोग हैं जो टेररिस्ट 90s से रह रहे हैं ना सर, आजकल तो आए नहीं है, इसलिए पूछ रहे हैं सवाल। अब तो वो ऑलरेडी हैं। देखिए, पहली बात यह है कि मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब मैं इंटेलिजेंस इनपुट की बात कह रहा हूं तो इंटेलिजेंस इनपुट किसी दूसरे देश की नहीं है, वो इसी देश की है। बिल्कुल। और मेरे को एक बात की हैरानी होती है कि जो लोग इस बात का फेवर कर रहे हैं कि उन्हें यहां पर रखा जाए, वो अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश के लोगों से प्यार करते हैं, किसी वजह से किसी और से प्यार करते हैं। और वो वजह किस बात के लिए? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में बोला कि दो लोग ऐसे जो एक ही बात रखते हैं, कुछ लोग ऐसे जो दूसरे देश में हो सकते हैं, शायद उसी धर्म से आते होंगे, उन्होंने कहा हमारे हालात रोहिंग्या से ज्यादा बुरे हैं, लेकिन उसके ऊपर चर्चा नहीं होती क्योंकि उसके पीछे भी एक हिडन एजेंडा होता है। और दूसरा देश, जहां पर जिस देश के अपने लोगों ने कहा कि हमारे देश में रहने वाले लोग आतंकवादी गतिविधियों में हैं, और दूसरी बात उसी धर्म से जुड़े हुए दूसरे देश कहते हैं कि हम इन्हें अपने दरवाजे से अंदर नहीं आने देंगे, उन्हें भी ऐसा लगता है। तीसरा, जिसने अपनी जगह दे दी है वो भी ये कह रहे हैं कि हम खतरे के अंदर हैं, हमने यहां पर उनको विस्थापित जरूर करा है लेकिन हमारा थ्रेट मेंटेन है। तो आप कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप उन्हें अपने देश में लेकर आइए, फिर उसके बाद उनको आइडेंटिफिकेशन कीजिए कि इसमें से कितने लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त और कितने नहीं है। अभी जो तो जानबूझ करके खतरा क्यों मोल लिया जाए? ठीक है, ठीक है। सुची विश्वास जी के पास आप जवाब ले लेते हैं जरा सा। ठीक है जेटली जी, मैं आता हूं आपके पास, जवाब ले लेते हैं। सुची विश्वास जी, क्या जवाब है आपका? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए मैंने आपको पहले ही जवाब दिया, लेकिन अगर किसी धर्म विशेष की बात हो रही है तो क्यों ना हम अपने देश की बात पहले करें। जो काऊ यूपी में आने पर माता हो जाती है, वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और प्रदेश में जाने पर स्टेपल डाइट का हिस्सा बताते हैं। तो ये किस मजहब विशेष की राजनीति के तहत, लेकिन हम यहाँ पर गौरक्षक की बात नहीं कर रहे ना, बयान दिया जाता है। ठीक है सुची विश्वास जी, इस पर बात हो चुकी है, तो हम रोहिंग्यास पर जरा फोकस पूरे देश में ये बात लागू एक साथ क्यों नहीं होती? नहीं तो चश्मा मजहबी है, इस पे कहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। और ह्यूमैनिटी पूरी वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा, नहीं, यहाँ पर तो राजीव जेटली जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बाकी लोग मजहबी चश्मे से देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं, वो इंसानी चश्मे से देख रहे हैं।
उनकी इंसानी चश्मे से वो देख रहे हैं, इसीलिए मैंने बताया ना कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही ये बयान है कि एक प्रदेश में वो माता है और दूसरी प्रदेश में वो स्टेपल डाइट का हिस्सा है। तो ये किस कौम विशेष की बात हो रही है? क्या आप इस तथ्य से अपरिचित हैं? और रह मानवता, तो ईश्वर की बनाई इस धरती पे, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे जल हो, चाहे भूमि हो, चाहे स्थान हो, तो हर मनुष्य का नैतिक अधिकार है। तो मानवता के अंतर्गत कोई रास्ता यदि निकलता है तो वो अलग विषय है। नहीं, लेकिन वो ठीक है, लेकिन अगर मुल्क की सिक्योरिटी के लिए कुछ खतरा है तो क्या उसको देखने का, उसके ऊपर एक्शन लेने का मरकजी हुकूमत को हक नहीं? क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए? मरकजी हुकूमत को अगर कहीं से इनपुट्स हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट्स हैं, तो क्या उसको देखते हुए क्या एक बात कही जा सकती है कि दूध में पड़ी हुई मक्खी देख करके निकल ली जाए? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी इज सुप्रीम इंटरेस्ट, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात, इस पर कुछ और नहीं कहा जा सकता। यदि देश के लिए कोई चीज तो फिर यानी कि कुछ रहता ही नहीं है ना। वो तो कह रहे हैं, राजीव जी कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के बिना पर कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। तो फिर आप कह रहे हैं कि इसके आगे कुछ नहीं कहना आपको? नहीं, तो सारे के सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते। उन्हें कहिए ना फिर, अधिकार है, वे सत्ता में है, वे सत्ता में है, उन्हें जांच का अधिकार है, उन्हें नियम बनाने का अधिकार है। सभी प्रमुख पदों पर उनके लोग हैं, सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके अंतर्गत, उनके अधीन हैं। नहीं तो देखिए, मैंने यही सवाल तो सोचिए विश्वास जी, मैंने यही सवाल पूछा, लेकिन इसी सवाल का जवाब तो राजीव जेटली जी दे रहे थे कि पहले हम लोग खतरा मोल ले, उसके बाद उस पर एक्शन करें। ये कहां की स्ट्रेटजी है? पहले अगर हमें खतरा है तो हम उस पर एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में रिएक्शन। चलिए जफर महमूद साहब, इस पर क्या कहेंगे? राजीव जेटली जी जो बातें कह रहे हैं, आप तो रोहिंग्यास को बहुत करीब से जानते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा लग रहा है आपको? जो बहुत सालों साल से रहते चले आ रहे हैं रोहिंग्यास, ये मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि जो बात आप कह रहे हैं, तो हुआ ये था कि 2012 में यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज का जो दफ्तर है दिल्ली में, बसंत विहार में, उसको कोई 2,500-3 हजार रोहिंग्यास ने घेर लिया था और बहुत दिन तक घेरे रखा था। तो उसके बाद फिर कुछ पुलिस एक्शन हुआ और उसके बाद उनको हटाया गया और एक जगह से दूसरी जगह, ज्यादातर उसमें से दिल्ली से बाहर कहीं चले गए, अब कहाँ गए पता नहीं। अच्छा। लेकिन कोई 200-250 लोग रह गए थे, जिसमें ज्यादातर बच्चियां थी, नौजवान बच्चियां और बच्चे, माएँ और कुछ आदमी भी। तो वो सड़कों के ऊपर पड़े हुए, ये वो अब इंसानियत का तकाजा है। तो अब हमारे पास जमीन थी ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के पास, तो वो जमीन पे उनको कहा भी आप इस पर टेंट लगा लो, इस पे रहो। और उसके बाद फिर बाकायदा उसमें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी हुआ दिल्ली पुलिस की तरफ से। उनके पास कार्ड्स भी है शायद, उनके पास यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर रेफ्यूजीज का कार्ड भी है। और उसके बाद फिर उस वक्त होम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया कि इस तरह से जो है वो ये एनजीओ है ज़कात फाउंडेशन, उनके पास जमीन थी, उन्होंने दे दिया, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो बयान रिकॉर्ड पे है मौजूद। और लेकिन उसके बावजूद आज मैं ये आपसे बिल्कुल क्लियर कह दूं कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज हमारी सुपुर्दगी में तभी तक रहेंगे जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहेगी तो एक दिन भी किसी एक को भी रहने को कोई हक नहीं। वो तो बात सर, वो बात ऑब्वियस है, वो मतलब खुद से ही समझने वाली बात। मैं क्लैरिफाई कर दूं आप, क्योंकि आप बार-बार कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी कहूं कि हमारी जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज जी, उन्होंने अभी सामान भेजा है रोहिंग्यास के लिए बांग्लादेश। तो अगर बांग्लादेश में भी सारे रोहिंग्यास जो हैं वो टेररिस्ट ही हैं, तो उनके लिए सामान क्यों भेज दिया हमारे विदेश मंत्री ने? तो इसके मतलब ये हुए कि कहीं ना कहीं दिल में नरमी है, और हमारी सरकार जो इस वक्त भारत की है उसकी भी दिल में नरमी है। इसलिए कि अभी किरण रिजिजू साहब जो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, उन्होंने कोई हफ्ता 8 दिन पहले बयान दिया था कि हाँ ठीक है, हमने ऐसा इंस्ट्रक्शन जरूर दिया है, लेकिन उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। सर, लेकिन तो राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, या फिर जो बातें अदालत की एक तरह से दलील अदालत में भी, देखिए जितनी बातें हो रही है सब जबानी हो रही है। उठ रहा है ना सर, सुनिए, तो जितनी बातें हो रही है हलफनामा दिया गया ना, नहीं हलफनामा भी दिया है, जरूर है। लेकिन ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी खूब अच्छी तरह मालूम है, लेकिन हमारे जनरल साहब जो बैठे हुए वो ज्यादा बताएंगे कि फर्ज कीजिए यहाँ मिनिमम जो रिकॉर्डेड है 14,000 तो ही हैं। फर्ज कीजिए तय कर ले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हाँ ठीक है, इन सबको हमें भेज देना है, तो कहाँ भेजेंगे? तो क्या म्यांमार की हुकूमत कहेगी हाँ मेरे पास भेज दीजिए?
तो क्या वो मतलब पूरा एक्शन प्लान बना लिया जाए, उसके बाद आगे बात की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो मतलब अभी ये है कि हवाई बातें हैं, अभी एक्शन प्लान नहीं। मेरा ख्याल यही है, आप कह रहे हैं कि मेरा ख्याल ये है कि इंसानियत भारी पड़ रही है हमारी गवर्नमेंट के लिए भी। अच्छा ठीक है, सहगल साहब मैं आपसे इस पर रिएक्शन चाहूंगा। काफी इंटरेस्टिंग मुद्दे उठे हैं। सबसे पहले बात कीजिए कि सुषमा स्वराज जी ने जो मदद भेजी है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भेजी है। बस वही हम भी कह रहे हैं। उनको खाने का सामान भेजा है, उनको दवाइयां भेजी हैं, नहीं, वो कह रहे हैं कि दिल में रहम हमारी गवर्नमेंट दिल में पूरे देश लेकिन इसको लेकर के बहसें नहीं होती हैं। आप कह रहे हैं कि अगर सुषमा जी भेजें तो इंसानियत है, अगर मैं कहूँ फर्ज की है तो इल्जाम है कि टेररिज्म की बात है। सुषमा जी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, ईच इंडियन इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया। इंडियंस हमेशा ही हिस्टोरिकली ज्यादा ह्यूमेन रहे हैं, ज्यादा कंपैशन सिख कम्युनिटी का उसमें वहां पर ये रोल बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। हमने भी ये दिखाया कि किस तरीके से सिख कम्युनिटी बाकायदा वहां पर लंगर लगा रही हुई है, उन लोगों के लिए बाकायदा जो तमाम सहूलियात है, जो जरूरत की चीजें वो मुहैया करा रही है वो, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही कर रहे हैं वो। और हिंदुस्तान की सरकार ने साफ तौर पे अपने विजिट के दौरान भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जो राखीन स्टेट है उसकी डेवलपमेंट पे हर प्रकार की मदद करना चाहते हैं, वहां इस माफी के हालात कायम करना चाहते हैं ताकि रोहिंग्यास को वहां पे दोबारा सेटल किया जाए। इसके ऊपर उन्होंने पब्लिकली तो नहीं बट प्राइवेटली बहुत बड़े पैमाने पर आश्वासन दिया है शायद म्यांमार स्टेट को कि हम आपकी हर प्रकार से मदद करेंगे, इनके सेफ एरियाज चुने जाएं जहां पर रोहिंग्यास को वापस एस्टेब्लिश किया जा सके। वो वापस जाते हैं या उनको करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उन्होंने कहा कि जो देश की एकता या देश की अखंडता या देश की सैंक्टिटी या अथॉरिटी के लिए चैलेंज है, उसके साथ हम किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर देखो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा टेररिज्म जिसके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, आज से नहीं पिछले 30-40 साल से। और हम लेकिन सर जब एक तरफ अगर ह्यूमैनिटेरियन कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है गवर्नमेंट का, तो इस तरह के इल्जामात क्यों लग रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो मजहब की बिना पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है? इस तरह की बातें फिर कहां से आ जाती हैं? ये जो मजहब का बातचीत कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे आई वुड से ऑपोजिशन पार्टीज कर रही हैं, मतलब अपनी अपनी सियासी मफाद के लिए, सियासी फायदे के लिए। अमलेदु जी क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इस मसले का जो राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है वो सत्ता पक्ष की तरफ से ही की जा रही है। इसमें इस बात कैसे? नहीं, हर तरीके से जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं सत्ता पक्ष के ही लोगों के आ रहे हैं इस तरीके के बयानात। मैं फिर वही कहना चाहता हूं कि हमारी परंपरा जो है वो कभी नहीं रही कि हम किसी शरणार्थी को शरण ना दें। हम तो सिर्फ इसी बात पे कायम हैं। और मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि आज से 300 या 400 साल पहले रोहिंग्यास चटगांव से उठ करके बांग्लादेश बर्मा गए। इसी तरीके से आज से 100 साल पहले हमारे यहाँ से गिरमिटिया मजदूर तमाम जो थे मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी तमाम जगह गए। आज जो परिस्थिति बर्मा में पैदा हो रही है रोहिंग्यास के साथ, अगर कल वो खुदा ना खास्ता यही परिस्थितियां वहां पैदा होने लग जाए उन मुल्कों में, हमारा रुख क्या होगा हमारे मुल्क का? हमने कभी इस पर विचार किया? तो इसलिए मतलब टिट फॉर टैट वाली बात आप कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं उसका रिएक्शन हमको ना। बिल्कुल, देखिए हर जगह रिएक्शन होता है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ठीक है आप किसी नए को अपने यहाँ मत लीजिए, हम नहीं कह रहे कि नया आपके यहाँ आप उसको लीजिए, लेकिन जो मानवता के आधार पे आ रहे हैं, और ये मानव धर्म तो हमारा ही है ना, मानवता की बात तो हम ही करते रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, हम 5000 साल से कर रहे हैं। और भारत का कभी भी कोई धर्मयुद्धों का इतिहास भी नहीं रहा है, कभी नहीं रहा। ठीक, तो हमें अपनी जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति है उस पर कायम रहना चाहिए, और जिसके लिए मोदी जी भी बार कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, बाहर जाके भी नारा देते रहे, हमें उस पर कायम रहना चाहिए। इस तरह की बातें सरकार की तरफ से आती हैं, लेकिन फिर भी वो मैसेज क्यों नहीं जा पाता है? और क्यों आखिर फिर इसको लेकर के ये बात कही जाती है कि सरकार जो है वो मजहब की बुनियाद पर कार्रवाई कर रही है? इन सबके साथ साथ जो बुनियाद है यानी कि जिसकी नींव है म्यांमार में कैसे हालात ठीक होंगे, इस पर भी हम जरा बातचीत करेंगे तफसील से। लेकिन वक्त एक और छोटे से वक्फे का है, ब्रेक के बाद।
तो रोहिंग्या मुसलमानों पे एक बार फिर हम आज बातचीत कर रहे हैं और आंग सान सूची का जो बयान सामने आया है वो रोहिंग्या मुसलमानों की हिमायत में कितना सही हो सकता है या फिर उनकी वापस से बसावट के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्या उनकी वापसी का रास्ता इससे यकीनी बनाया जा सकता है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन राजीव जेटली जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तरफ जहां सैयद जफर महमूद साहब भी ये मानते हैं या फिर सहगल साहब भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सरकार भी काम करती है, सॉफ्ट कॉर्नर सरकार का भी है, इंसानी हुकूक को वो देखती है, इंसानी जो बुनियाद पर तमाम काम भी करती है, लेकिन फिर भी मैसेज उल्टा क्यों चला जाता है? क्यों ये टैग लग जाता है कि मजहब की बिना पर खास तौर पर टारगेट बनाया जाता है रोहिंग्यास को? देखिए, पहली बात है कि इस दुनिया के अंदर लगभग 52 ऐसे देश हैं जो इस इस्लामिक कंट्री जिसे कहा जा सकता है, जिसमें ज्यादा इस्लामिक लोग रहते हैं, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर ऐसे 52 देश एक बार भी अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, और ऐसे भी देश हैं जिनकी डेमोक्रेसी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है, जो कहता है कि सब आकर बसे। अगर ऐसे देश जफर महमूद साहब इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, रोहिंग्या वहां पर नहीं, ये आपकी बात जो है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। बांग्लादेश, ये बात सही है कि, लेकिन सर जफर महमूद साहब, लेकिन ये भी सही है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उनसे जो उम्मीद, जो तवक्को की जाती है वो उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। पूरे खरे उतर रहे हैं। मैंने आपको फिगर्स दी ना। देखिए, मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब में पूरी दुनिया के मुकाबले में 1.3% मुसलमान हैं, लेकिन जितने रोहिंग्यास पूरी दुनिया में हैं उसके 17-18% रोहिंग्यास जो हैं वो सब सऊदी अरब में, ठीक है, उन्होंने अपने यहाँ रख रखा है। उसी तरह से बांग्लादेश में सिर्फ 8% मुसलमान हैं पूरे दुनिया के, लेकिन उन्होंने 51% रोहिंग्यास को अपने यहाँ रख रखा है, जो कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए। उसी तरह से मलेशिया में भी यही हाल है, करीब 10% रोहिंग्यास को उन्होंने रख रखा है, जबकि तो वो ऐसी बात नहीं है। तो फैक्चुअली जो इनकरेक्ट बात है वो ना कही जाए। जबकि हिंदुस्तान में तो मुसलमान जो है दुनिया के सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। जब से हमारी डिबेट शुरू हुई है, हम इलीगल इमिग्रेंट वर्ड को बार बार भूल रहे हैं। मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। आप जो बात कह रहे हैं, जो विस्थापित हो चुके हैं, हो सकता है वहां की नेशनलिटी भी ले चुके हो। नहीं, बात ये आ रही है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को क्या, हम बहस करें फैक्चुअल बात सुनिए, जो करेक्ट फैक्ट्स हो उसकी बेसिस पे बहस करनी चाहिए। देश आपके बिल्कुल सुनिए ये मेरी नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज की फिगर्स हैं। ये मेरी फिगर्स नहीं है, यूएनएचसीआर की फिगर्स हैं, और ये वहां के नेशनल्स नहीं है। ये पब्लिक डोमेन पे एक देश जो अपने आप को सबसे बड़ा इस्लामिक देश बताता है और इन्हीं लोगों को कहता है कि आप हिंदुस्तान में, भारत में जिहाद कीजिए, वो देश भी अपने दरवाजे इनके लिए नहीं खोल रहा है। चलिए दूसरी तरफ ड्राइव चले जाएंगे, हम गलत रुख अख्तियार कर लेंगे डिबेट का। चलिए, मैं इस पर टू द पॉइंट जवाब चाह रहा था। राजीव जेटली जी, देखिए मेरा सवाल यह था कि मरकज यहां पर बैठे हुए जफर महमूद साहब आपको फिगर्स दे रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ही सुषमा स्वराज उनकी रिफ्यूजीज के लिए मदद की जो मादे हैं वो भेजती हैं और सॉफ्ट कॉर्नर रखती है सरकार, लेकिन फिर भी मैसेज उल्टा क्यों चला जाता है? मैं ये जानना चाह रहा था कि आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, उस पर जवाब चाह रहा था शॉर्ट में। देखिए, बिल्कुल एक मानवता के आधार पर हमें हर वो सुविधा उन लोगों को देनी है जो कहीं ना कहीं पर, चाहे वो अपने घरों से निकल चुके हैं, चाहे देश से निकल चुके हैं, उनको हर वो सुविधा देनी है। लेकिन सबसे पहला हमारा इंटरेस्ट क्या होता है? हमारा अपना देश, नेशनल सिक्योरिटी, अपने देश की सेवा। इसको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते और इसको भी हिंदुस्तान की हुकूमत के नाते आपको जहन में रखना है। ठीक है सर, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि और भी मेहमान है, वक्त थोड़ा कम है। पीके सहगल साहब, अगर हम बुनियाद पे चले जाए, जरा नींव पर चले जाए, म्यांमार में आंग सान सूची का जो ये बयान सामने आया है, क्या इससे वापसी का रास्ता हम कहीं से भी समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में रोहिंग्याज वापस से वहां पर बस पाएंगे और अमन के साथ रह पाएंगे, या फिर यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक आंसर है और एक मैसेज देने की बस कोशिश है, जमीन पर नहीं है इसका कुछ असर? जो आज आंग सान सूची की स्टेटमेंट है, ये तो एक डिप्लोमेटिक मैसेज है।
उनकी बड़ी कंपल्शन है, बड़ी कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर वो रोहिंग्या के साथ किसी प्रकार से जुड़ी नजर आए तो वहां की जो मिलिट्री है उनको हटा सकती है। आज भी मिलिट्री का वहां उतना ही प्रेशर में उतना ही प्रेशर है जितना पाकिस्तान में सिविल हुकूमत के ऊपर मिलिट्री छाई हुई है। ठीक है, इसलिए उनको उसको तो ध्यान में रखना है। लेकिन मतलब लेकिन सर बात वही हो गई ना कि उनको भी अपनी गद्दी बचानी है। भले ही उन्होंने अमन का नोबेल इनाम जीता हो, लेकिन फिर भी वो आज कुर्सी को लेकर के कहीं ना कहीं वहां पर डटी हुई हैं, उसको वो नहीं छोड़ रही। ये भी तो एक गलत है, सियासी मफाद है। हाँ, सियासी मफाद वो के चलते ही तो वो प्रेशर में है। अगर वो पॉलिटिकल मैंडेटा में नहीं आए तो शायद उनको पर कोई प्रेशर ही ना हो। देखो, इट कुड ऑल्सो बी बाइंग टाइम, और आने वाले समय में वो आहिस्ते आहिस्ते कन्विंस कर सके वहां की सरकार को। चलिए लास्ट, हाँ ठीक है सर, बहुत कम वक्त है। महमूद साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि डिप्लोमेटिक बात है और फिर वो अपनी कुर्सी बचा रही हैं, तो फिर रास्ता असल में क्या हो, क्या रास्ता बचता है? यानी कि नहीं, ये तो देखिए इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये मामला सारा जियो पॉलिटिक्स का है। कि जो रखाइन स्टेट है, एक्चुअली मैं तो उसको मानता हूँ कि जो अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां बाउंड्री बनती है उसके समंदर के अंदर जाकर के। तो हिंदुस्तान को एक बड़ी पिक्चर भी सोच लेनी चाहिए हमारे मुल्क को। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि अगर हम फिलहाल ये देखें कि बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर वहां की जियो पॉलिटिक्स क्या है, उसके एक तरफ जो है चाइना बैठा हुआ है, एक तरफ हम बैठे हुए हैं, और जो बड़ी ताकतें हैं, और इवन अरब ममालिक को मैं कहूंगा, ये जो तेल आना है और जाना है, इवन बांग्लादेश, उसका बर्मा का तेल हो चाहे अरब का तेल हो, उसके लिए 3 अदद अब तक पाइपलाइन बहुत बड़ी बड़ी बन चुकी है, तमाम चीजें होना शुरू हो चुकी है। पिस रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान। वो सारे 10 सेकंड में आपसे चाह रहा हूं, से ही गुजर रहा है मामला। और क्या जमीन चाहिए जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान, क्या उनके लिए कोई रास्ता बचता है? फाइनल कमेंट आपका सर 5-10 सेकंड में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ता इसलिए अभी नहीं बचता है क्योंकि ये जो संघर्ष है वहाँ रोहिंग्यास का और वर्मा का, जो खासतौर से जो मिलिट्री है उससे, एक तो पहली बात ये, इसको आप मजहबी चश्मे में मत लपेटिए कि मुसलमानों के खिलाफ है। ये असल में 2 राष्ट्रीयताओं का संघर्ष है। बांग्लादेश से माइग्रेटेड लोग हैं, मतलब आने वाले वक्त में अभी जो है उनके लिए जो मुश्किलें वो कम नहीं होंगी। नहीं, मुश्किल कम नहीं होंगी। और खासतौर से अभी जैसे सहगल साहब ने कहा कि आंग सान सू की जो है वो इस तरीके से घिरी हुई है, एक तो उनका मिलिट्री में पकड़ नहीं है, और इस वजह से उनके पास भी जो है बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है, जिसकी वजह से वो कुछ कर भी नहीं पा रही हैं। ठीक है, वो सिर्फ चेहरा है, लेकिन असल पावर तो उनके पास है नहीं। खैर, बात सभी जानते हैं। सुची विश्वास जी, माफी के साथ मैं आपके पास नहीं आ रहा हूं, मुझे यहीं पर इस बातचीत को इख्तिताम पजीर करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल देखिए रोहिंग्या मुसलमानों का है, रोहिंग्यास का है। देखना होगा कि क्या कोई सूरत हाल आने वाले वक्त में बनती है। ठीक है, एक प्रेशर आंग सान सू की पर यह भी बना कि उन्हें आखिरकार अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी, लेकिन क्या इससे भी रोहिंग्यास की वापसी कहीं से यकीनी बनाई जा सकती है? देखना होगा कि जो आलमी तंजीमें हैं और अक़वाम मुत्तहिदा है वो रोल अपना कितना निभा पाती है। आज के मुद्दा में बस इतना ही।